लेकिन जब इस गांव में स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों से मिलने के लिए आप पहुंचे होंगे तो हो सकता है जब वापस आप जाएं तो कमर का दर्द हो आपको। एक्सप्रेस वे तो आपने देख लिया, बिल्कुल कहीं गड्ढा नहीं दिखाई देगा, लेकिन आप जब इस स्वतंत्रता सेनानियों के गांव में आए होंगे तो 1 मीटर भी आप ऐसा नहीं चल पाए होंगे जहां पर आपको गड्ढा न मिला हो। मैं आज स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहा हूं। सर्वप्रथम पदम सिंह यादव जी, स्वर्गीय पहुंचीलाल यादव, स्वर्गीय नारायण प्रसाद शर्मा जी, स्वर्गीय रघुनाथ सिंह यादव, स्वर्गीय नथुराम सिंह, स्वर्गीय गिरहेंद्र यादव, स्वर्गीय सूबेदार यादव, स्वर्गीय दीनदयाल, स्वर्गीय शिव सिंह जी। मैं जहां उनको याद कर रहा हूं वहीं उनके योगदान को भी हम लोग भूल नहीं सकते। आज जब पूरा देश 9 अगस्त के दिन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहे हैं, तमाम उन महापुरुषों को याद कर रहे हैं जिनके साहस की वजह से, जिनके परिश्रम की वजह से, जिनके त्याग की वजह से, जिनकी कुर्बानी की वजह से आज हमारा देश आजाद हुआ है। हमें जितनी खुशी 15 अगस्त को होती है, 15 अगस्त को जब अंग्रेज छोड़ करके भारत चले गए, भारत आजाद हो गया, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण भारत के लोगों के लिए 9 अगस्त भी है। ये 9 अगस्त वो तारीख है जिस दिन भारत की जनता ने, और उस समय कांग्रेस पार्टी जो आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, उसने ऐलान किया था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने, कि भारत छोड़ो, और अंग्रेजों को भगाने का जो संकल्प लिया था उसी का परिणाम था कि 15 अगस्त 1947 को आजादी मिल गई। ये 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो का नारा दिया था, और हमारे इतिहास को पढ़ने वाले लोग ये जानते होंगे कि 9 अगस्त उन क्रांतिकारियों को याद करने का भी दिन है जिन्होंने काकोरी में ट्रेन लूट करके अंग्रेजों को चने के, वो लोहे के चने चबा दिए थे। एक वो 9 अगस्त 1925 जब काकोरी में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को धूल चटाने का संकल्प लिया, और फिर 9 अगस्त 1942 जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का आंदोलन का नारा दिया, और न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानी, न जाने कितने लोगों ने कुर्बानी दी है, तब हमें आजाद ये भारत मिला है। और ऐसे अंग्रेज जिनका कभी सूरज नहीं डूबता था, लेकिन भारत की जनता ने भारत से निकाल करके उनका हमेशा हमेशा के लिए भारत से छोड़ने का काम कराया है। आज झहुआ गांव में आकर के मुझे खुशी हो रही है, और एक ऐसा गांव जो पहचान खोते जा रहा था, लेकिन जब से समाजवादियों ने कार्यक्रम तय किया है, अखबारों में छपने लगा है कि झहुआ गांव कौन सा है। झहुआ गांव के उन क्रांतिकारियों की कुर्बानी याद आने लगी है, अखबारों में पूरा छपने लगा, और लखनऊ और दिल्ली में बैठे लोग सोच रहे थे कि हम झहुआ गांव में क्यों जा रहे हैं। ये शायद अगर नक्शे में ढूंढो तो झहुआ गांव नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वोट की गिनती में ढूंढोगे तो आप लोग पा जाओगे कि ये गांव वो है जो समाजवादियों का गांव है। ये बीजेपी के लोग पहलवान को आगे जाने दो, और तुमसे कहा था दूध लेके आओगे गांव घर से, हमने इनसे कहा जाओ घर से दूध लेके आओ हमारे लिए, ये गुलदस्ता लेकर के आ गए। आने दो पहलवान को। ये बीजेपी के लोग घर घर तिरंगा का नारा दे रहे थे, ये बीजेपी के लोग घर घर तिरंगा का नारा दे रहे थे। अगर आपको याद होगा, एक नारा इन्होंने और भी दिया था घर घर जाने का,
जब घर घर का नारा दिया था तो सरकार बन गई थी इनकी। लेकिन सरकार बनने के बाद बताओ गरीबों, आप लोग, किसान भाइयों, यहाँ पर उपस्थित नौजवान साथियों, ये जो घर घर का नारा देने वाले लोग पिछले कई वर्षों से सरकार में हैं, बताओ आपका भाग्य कितना बदला है, आपका समय कितना बदला है। जिन्होंने घर घर नारा दिया आज तिरंगा पहुंचाना चाहते हैं। जो इनकी पार्टी है, जिस पार्टी से ये पार्टी चलती है, उसने कभी भी भारत का झंडा नहीं लगाया। ये भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी है, लेकिन इनकी जो असली पार्टी है, उसने कभी भारत का झंडा नहीं लगाया। और हमारे बुजुर्ग और हमारे गुरुजन जानते होंगे, इतिहास उठा करके देखिए, ये वही लोग हैं जो आज घर घर तिरंगा ले जाना चाहते हैं, जिन्होंने कभी तिरंगा का विरोध किया था। तिरंगा का विरोध करने वाले लोग आज तिरंगा के सहारे हमारे और आपके घर में पहुंचना चाहते हैं। ये जब घर घर का नारा देकर के आए थे, जनता ने इन पर भरोसा कर लिया। इनकी सरकार बन गई, दो सरकार बन गई, दिल्ली में और लखनऊ में सरकारें बन गई। बताओ दिल्ली वालों ने महंगाई बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? जो चीजें सस्ती थीं वो आज महंगी हो गई। बताओ हर चीज की महंगाई है कि नहीं है? और याद रखना, अभी जो गेहूं की फसल की कीमत आपको मिली है, वो सरकार की देन नहीं है। ये सरकार की वजह से कीमत नहीं मिली आपको, क्योंकि बाजार में कमी है, दुनिया में कमी है अनाज की, जिसकी वजह से भारत के किसानों को गेहूं की तो कीमत मिल गई है। लेकिन ये व्यवस्था परमानेंट नहीं है। ये अगर परमानेंट व्यवस्था होती तो हमारा किसान खुशहाल हो जाता। जो प्राइवेट कंपनियां, उन्होंने तो दे दी आपको कीमत गेहूं की, लेकिन बताओ सरकारी खरीद अगर कहीं हुई हो तो बता दो। कहीं गेहूं की सरकारी खरीद हुई हो तो बताओ। ये आपके लिए तो गेहूं चलो कीमती फसल के रूप में आया, थोड़ा बहुत लाभ हो गया, लेकिन जितना लाभ होना चाहिए था किसानों को उतना लाभ नहीं पहुंचाया। क्योंकि जब किसान अपना हिसाब किताब लगाता है, जिस समय वो देखता है डीजल, पेट्रोल, खाद, डीएपी, बीज और अकाउंट में जो पैसे आ रहे हैं वो भी जोड़ लेता है, तब भी अभी मुनाफे में नहीं है। अगर हिसाब किताब लगाओ, आप सब चीजों का हिसाब किताब लगा लो, बिजली महंगी, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, खाद महंगी, डीएपी महंगी, और राशन के साथ साथ मजदूरी भी महंगी, तो बताओ 2000 अकाउंट में भी आ जाते हैं, उसके बाद भी हमारे किसानों को मुनाफा नहीं मिल पा रहा है। और अभी खेतों में धान खड़ा है, पहले धान लुट गया और फिर लुट जाएगा, मैं कह के जा रहा हूं आपसे। ये जो घर घर तिरंगा वाले लोग, नारा देने वाले लोग, कम से कम हमारे किसानों को धान की कीमत कैसे मिलेगी उसकी तैयारी करनी चाहिए। ये घर घर तिरंगा के साथ साथ इन्हें ये भी तैयारी करनी चाहिए कि हर गांव में, हर घर में धान होना है, पैदा होगा धान, इसकी कीमत कैसे दे पाएंगे? पहले धान की कीमत तो नहीं मिली आपको, याद करो क्या हालत थी धान की, और धान की कीमत ये फिर नहीं दे पाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं, जब घर घर तिरंगा का नारा दे रहे हो तो कम से कम घर घर धान की कीमत भी सही पहुंचा देना। जब धान का बोरा आए तो उसकी जो कीमत है, एमएसपी तय है, वो पहुंचा देना। और कम से कम याद रखो, यहीं गोसाईगंज में आए थे देश के प्रधानमंत्री और कह के गए थे कि हम धान का या फसलों की दुगनी दे देंगे मुनाफा, दुगनी आय बढ़ा देंगे।
हमारे बुजुर्ग तो नहीं हिसाब किताब लगा पा रहे होंगे, तो बताओ नौजवान साथियों, आप हिसाब किताब लगाओ कि आपकी आज दोगुनी हो गई कि नहीं हुई। और फिर जिन्होंने नारा दिया, और कभी भी आप उनके भाषण सुन लेना, जब वो भाषण देते हैं तो सबसे पहले भारत माता की जय बोलते हैं। बताओ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। और ये अग्निवीर और अग्निपथ क्या योजना है? ये अभी तो फौज में आई है टेम्परेरी, ये फौज में आई है टेम्परेरी व्यवस्था। ये जो 2 स्टार लगा के खड़े हैं, इनकी भी टेम्परेरी व्यवस्था हो जाएगी कुछ दिनों में। ये भी आउटसोर्स हो जाएंगे कुछ दिन बाद। कोई कल्पना कर सकता है कि फौज आउटसोर्स हो जाएगी? 4 साल की नौकरी, अग्निवीर, अग्निपथ। कोई कल्पना कर सकता था कि जो भारत माता की जय कर करके अपनी अब भाषण शुरू करते हो? और ये तो जमाना आजकल मोबाइल का है, गूगल का है। आप तिरवा वाला भाषण सुन लेना देश के प्रधानमंत्री जी का। बताओ भारत माता की जय बोल करके शुरू किया था कि नहीं शुरू किया था भाषण? और बताओ अग्निवीर कैसी व्यवस्था दे दी आपकी। आज तो फौज में है व्यवस्था, कल पीएससी में आएगी, पुलिस में आएगी, और सरकारी नौकरियों में तो आउटसोर्स आ ही गया है इंतजाम। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, 9 अगस्त के दिन जब हमारे लोगों ने भारत छोड़ो का आंदोलन किया, भारत छोड़ो का नारा दिया, तो आज समाजवादी लोग भी नारा दें कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को भगाने का काम करेंगे, इन्हें हटाने का काम करेंगे। ये कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में थे, इन्होंने पैसा जिनको कमवा दिया वो भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे हैं। जिनको इन्होंने पैसा कमवा दिया, बड़े बड़े सेठ, नोटबंदी के बहाने इन्होंने रुपया छीन लिया सबका। कोई है ऐसा जिसका रुपया न छिना हो नोटबंदी में? बताओ। नोटबंदी में रुपया छीना आपका बैंक में जमा हो गया, बैंक से बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दिया, और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन करके भारत छोड़ के चले गए सब। असली ये भारत छोड़ो आंदोलन कौन चलवा रहा है? बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए भारत छोड़ो आंदोलन कौन चलवा रहा है? ये बीजेपी वाले चलवा रहे हैं। और ये कहां के हैं सब लोग? पैसा ले गए कि नहीं ले गए आप? और ये कुछ दिन और रहे ये लोग, तो हम और आप लोगों को गुलाम बना दिया जाएगा। अंग्रेज कितने दिन रहे भारत में? 200 साल राज किया। उन्हें हटाना पड़ा, छुड़वाना पड़ा। भारत को क्या नहीं छुड़वाना पड़ा? वो किसके सहारे आए थे? उद्योगपति और कारखानों के साथ आए थे। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करने के लिए देश में। वो व्यापार करती थी, वो सरकार नहीं थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो कोई सरकार नहीं थी, वो एक कंपनी थी जो व्यापार करती थी। जब उस कंपनी को जरूरत पड़ी तब उसे फौज के अधिकार मिले, आर्मी के अधिकार मिले, और पार्लियामेंट से ऐसा कानून पास किया था अंग्रेजों ने कि जो भारत में कंपनी व्यापार कर रही थी वही सरकार बन गई। और आज हमारी बड़ी बड़ी भारत की जो संपत्ति है, बताओ भारतीय जनता पार्टी के लोग बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं? ट्रेन बिक गई, LIC बिक रही है, हवाई जहाज बिक गए, एयरपोर्ट बिक गए, बड़ी बड़ी कंपनियां बिक गई। और इन्होंने बैंकों से पैसा दे दे करके पूरा देश उद्योगपतियों को दे दिया। कोई सोच सकता है 5 साल, 10 साल, 15 साल में, 8 साल में ही देश के चौथे नंबर के दुनिया के पहुंच बन गए हों? OFC फैक्ट्री कानपुर में बेच दी।
बताओ कितने दिन में दुनिया के चौथे नंबर पे उद्योगपति पहुंच गए? कहां पहुंच गए? दुनिया के चौथे नंबर पर। हमसे जमीन ली थी यहां पर गाय भैंस और सेवा के लिए, पता लगा वहां पे अनाज के साइलोज बन गए बड़े बड़े। जीटी रोड के किनारे आप देख करके आओ। हमें उम्मीद थी कि यहां पर गायों की सेवा होगी, जानवरों की सेवा होगी। हमारी आपकी सरकार चली गई, उन्होंने बड़े बड़े साइलो बना दिए हैं। आने वाले समय में सरकार आपके गेहूं नहीं खरीदेगी, प्राइवेट लोग खरीदेंगे आपके गेहूं। और आप लोग बना रहे थे, हम लोगों की सरकार थी तो मंडी बना रहे थे। ठठिया की अगर मंडी बन गई होती तो आपको कहीं नहीं जाना पड़ता। आपको सरकारी कीमत पर हर फसल की कीमत हम समाजवादी लोग दिलवा करके मानते आपको। मंडी वैसी खड़ी है, सड़क से देखा होगा कभी मंडी कैसी दिख रही है। ये कई सौ एकड़ में मंडी बनाई थी और वो मंडी आपके लिए बनाई थी। और इसलिए मंडी बनाई थी कि हमारे किसान जो गांव में रह रहे हैं इनकी फसल की सही कीमत मिल जाए, क्योंकि ये फसल की कीमत नहीं देना चाहते, इसलिए इन्होंने मंडी नहीं बनाई। ये किसानों की सरकार नहीं है, ये बड़े बड़े सेठ लोगों की सरकार है, सेठ लोगों की। हमारी आपकी सरकार नहीं है। अगर हमारी आपकी सरकार होती तो आपकी गड्ढे वाली सड़क नहीं होती, जितनी चिकनी एक्सप्रेसवे है उससे बेहतर सड़क आपकी होती। ये वही सड़क है जो कभी समाजवादियों ने बनवाई थी। ये वही सड़क है जो समाजवादियों ने बनवाई थी। ये वही सड़क है जो समाजवादियों ने बनवाई थी। और बीजेपी वाले तो नकल भी नहीं कर पा रहे कि कैसे नकल की जाती है। आपने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे देख लिया? हम तो देख करके आए थे और उस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चलने का भी काम किया था मैंने। मैं 5 किलोमीटर चला था, पूरा बर्बाद है वो एक्सप्रेसवे। और वो एक्सप्रेसवे नहीं है, वो केवल चौड़ी सड़क है। हमारे मुख्यमंत्री जी को नकल भी करना नहीं आता है, और नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। ये आपका एक्सप्रेसवे है। जब नेताजी से उद्घाटन कराया तो आपको याद होगा हवाई जहाज यहां पर उतरे थे, बड़े बड़े हवाई जहाज उतरे थे। और इनकी सड़क पर एक बारिश में गड्ढे हो गए, और अगर हवाई जहाज उतर गया होता तो सड़क खत्म हो जाती वहां। पूरा सड़क बर्बाद हो गई। हमारे और आपके ठेकेदार अगर कभी कोई काम पा जाते हैं तो कभी बुलेरो ले आएंगे, स्कॉर्पियो ले आएंगे, लेकिन बीजेपी के ठेकेदारों ने जिन्होंने सड़क बनाई है वो हवाई जहाज ले आए हैं। यही फर्क है, इसीलिए सड़क नहीं बनी। और हमारे नौजवान साथी बताओ, कुछ उम्मीद है नौकरी की कि नहीं उम्मीद है? एक समय था जब हम कहते थे कि बेरोजगारों के साथ साथ बेरोजगार बाप की भी संख्या बढ़ गई है, लेकिन अब हमें ये लगता है कि भारत में सबसे ज्यादा कुंवारे रह रहे होंगे। कोई शादी नहीं हो रही, इनको नौकरी नहीं तो इनका भविष्य भी बेहतर नहीं बन सकता। नौकरी होगी तो आपका भविष्य भी बेहतर होगा, याद रखना। रोजगार होगा तो भविष्य बेहतर होगा, और रोजगार नौकरी नहीं होगी तो आपका भविष्य बेहतर नहीं होगा। इसलिए हम आज कहना चाहते हैं आपसे, ये कन्नौज में झहुआ गांव, जिस गांव में हम लोग उपस्थित हैं, यहाँ के बुजुर्गों का बहुत बड़ा योगदान है। जहां हमारे इतने स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार रह रहे हैं, मुझे नहीं लगता इस जिले में कहीं ऐसा गांव भी होगा जहां इतने स्वतंत्रता सेनानी रहे होंगे। कोई गांव नहीं है। आने वाले समय में जब हमें कभी भी मौका मिलेगा तो झहुआ गांव की भी पहचान बनाने का काम हम लोग करेंगे, और इस गांव को
इस गांव को जोड़ने के लिए और गांव के लोगों को और आसपास के किसान भाइयों को सुविधा देने के लिए हमें सड़क, बिजली, मकान या और व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो हम समाजवादी लोग यहाँ के लोगों के लिए व्यवस्था करेंगे। ये भी सीधे सीधे विकास से जुड़ जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले हम मेडिकल कॉलेज में गए थे। ये हमारे फ्री राशन पाने वाले लोग जानते होंगे कि अगर बीमार होते होंगे तो इनके लिए इलाज नहीं है। राशन फ्री है, इलाज फ्री नहीं है। पहले समाजवादी सरकार में इतना राशन नहीं मिलता था, लेकिन राशन मिलता था, लेकिन इलाज फ्री था आपका। और आज भी वो एम्बुलेंस चल रही होंगी जो समाजवादियों ने चलाई हैं, लेकिन पहले एम्बुलेंस जल्दी आ जाती थी, अब पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, इसका भरोसा नहीं है। बताओ ये एम्बुलेंस किसने चलाई थी? गांव के लोगों के लिए। और इसलिए चलाई थी कि आप लोगों के घर परिवार में अगर कोई तकलीफ परेशानी हो तो जल्दी अस्पताल पहुंच जाए, इलाज हो जाए। लेकिन जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है, आपकी एम्बुलेंस का भी पता नहीं कहां चली गई। पुलिस वालों को भी गाड़ी दी थी 100 नंबर, वो 112 कर दिया। लेकिन अब 100 नंबर मिलाओगे तो पुलिस तो आएगी, लेकिन पुलिस संग में हिसाब भी आपसे करेगी। ये गाड़ियां किसने दी थी बताओ? जिस समय समाजवादी सरकार थी पुलिस ईमानदार थी, लेकिन अब पता नहीं पुलिस को क्या हो गया है। अभी आपने देखा एक भारतीय जनता पार्टी का गुंडा क्या कह रहा था महिलाओं को, देखा क्या कह रहा था? और देखिए 9 अगस्त के दिन पकड़ा उसको। कितना बड़ा अपमान किया है क्रांतिकारियों का। ये बीजेपी के लोग जानबूझ करके 9 अगस्त के दिन पकड़े उसको। इन्हें पता था कहां है वो अपराधी, क्योंकि बड़े बड़े मंत्रियों से उसका संपर्क था, विधायकों से संपर्क था। और लोग तो यहां तक कहते हैं कि मुख्यमंत्री आवास पे बैठे लोग बचा रहे थे। बताओ, जो सरकार बुलडोजर लेकर के चलती हो, जो सरकार कहती हो कि हम 0 टॉलरेंस रखते हैं कानून व्यवस्था के लिए, वो बताओ क्या भाषा इस्तेमाल कर रहा था उस महिला के लिए? हम और आप कभी वो भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी के लिए, लेकिन बताओ वो बीजेपी का बड़ा नेता क्या भाषा का इस्तेमाल कर रहा था? बताओ, भाषा ऐसी कोई इस्तेमाल कर सकता है महिलाओं को लेकर के? और इनकी सरकार में ऐसे एक नहीं है, न जाने कितने लोग छिपे हुए बैठे हैं। सुना एक मंत्री को सजा मिली, उसके कान में बताया कि सजा मिलने वाली है, वो पूरी फाइल लेके भाग गया। बताओ, कभी ऐसा सुना होगा आपने? कोर्ट में जहां सजा मिलने जा रही हो, पूरी फाइल लेके भाग गया हो। बताओ, सरकार ने बचाया उसको कि नहीं बचाया? न केवल मंत्री फरार है, बल्कि उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां पर आईपीएस अभी भी फरार है, अभी भी आईपीएस नहीं पकड़ा गया है। एक ऐसा आईपीएस जिसमें 302 का मुकदमा दर्ज है, वो अभी तक नहीं पकड़ा गया, फरार है। लेकिन झूठे मुकदमे किन पे लग रहे हैं? समाजवादियों पर। झूठे मुकदमे किन पे लग रहे हैं? मुसलमान भाइयों पर, जिन मुसलमान भाइयों का योगदान बराबर का है आजादी दिलाने में। अगर आप कभी भी सूची उठा करके देखोगे, चाहे स्वतंत्रता सेनानियों की सूची उठा लेना, चाहे वो लोग जो शहीद हुए, जिन्होंने कुर्बानी दे दी, उसमें मुसलमान भाइयों का भी योगदान बहुत बड़ा है। हिंदू भाइयों के साथ साथ मुसलमान भाई भी खड़े होकर के भारत की आजादी दिलाने में साथ खड़े रहे। और अब बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं? जो अंग्रेजों कर रहे थे डिवाइड एंड रूल, बांटो, और जो अंग्रेजों ने सिखाया इनको, जो अंग्रेजों के साथ रहे, अंग्रेजों की लड़ाई में नहीं रहे,
वो बताओ हमें और आपको बांट रहे हैं कि नहीं बांट रहे हैं? कभी धर्म के नाम पर और कभी जात के नाम पर। जब धर्म के नाम पर थक जाते हैं तो जात के नाम पर बांटते हैं। यही लखनऊ में बैठे लोग पूरे यूपी में गिनते थे किस जाति के कहां बैठे हुए हैं, और जब से बीजेपी की सरकार आई है वो गिनती भूल गए। बताओ गिनती भूल गए कि नहीं भूल गए? कौन लोग बैठे हैं आज? उन्हीं के लोग बैठे हैं आज। कोई संस्था नहीं बची जिस पर कब्जा न कर लिया हो बीजेपी ने। हर संस्था पर कब्जा कर लिया। जिस समय संस्थाओं पर कब्जा हो जाएगा तो मैं कहना चाहता हूं अपने गरीब भाइयों को, पिछड़ों को, दलित भाइयों को, आपको न्याय नहीं मिलेगा कहीं पर। आपको न्याय नहीं देगा कोई। ये वो लोग हैं जो हमारे आपके दुश्मन हैं। बताओ, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, बड़े बड़े संस्थाएं हैं, हमारे और आपके बीच के लोग कितने बैठे हुए हैं बता दो आप। हमारी बुआ जी जो बार बार समर्थन दे देती हैं बीजेपी को, बताओ उनके समाज के वाइस चांसलर कितने बैठे हैं देश में? कोई बैठा हो तो बता दो वाइस चांसलर। जब संस्थाओं पे नहीं होंगे लोग तो बताओ आपको पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए कौन आगे बढ़ाएगा? और रोजगार भी छीना जा रहा है आपका, संविधान पे भी हमला है। और ये लोग अगर ताकतवर ज्यादा हो गए तो हो सकता है आपके वोट का अधिकार भी छीन जाए। ये बात कोई मजाक में मत लेना आप लोग। आप भारत के आसपास देख लो, कुछ मुल्क हैं जहां पर वोट नहीं पड़ता है, सरकार परमानेंट है, और कुछ जगह पर फौज चला रही है देश के लोकतंत्र को। आपके सामने है ऐसे उदाहरण के नहीं? बड़ा पड़ोसी देश जो चीन आपका बार बार हमला करता है, सीमा छीन लेता है, सीमा के अंदर घुस आता है, ये स्वीकार भी नहीं करते उस बात को। बताओ वहां कोई चुनाव होता है क्या? अगर उसके ऊपर चले जाओ, रशिया में कोई चुनाव होता है क्या? पाकिस्तान जिसको चाहती है फौज उसको बैठा देती है। क्या ये स्थिति है कि नहीं है? बताओ, पड़े बगल का देश है और म्यांमार उस तरह के आसपास के देश हैं, बताओ वहां क्या चुनाव होता है? अभी हालत आपने श्रीलंका की देख ली क्या हो गई। इसलिए सावधान रहिए। बीजेपी के लोग और बीजेपी की सरकार गरीबों की सरकार नहीं है। ये 2000 रुपया दे करके आपके सिलेंडर से पैसा वसूल रहे कि नहीं वसूल रहे? बताओ, डीजल पेट्रोल से पैसा वसूल रहे कि नहीं वसूल रहे? बिजली तो आ नहीं रही, अगर आ रही है तो बिल कितना देना पड़ रहा है बताओ आप? कितना बिजली का बिल? और अभी 6 साल होने जा रहे हैं, ये बीजेपी ने एक भी बिजली का कारखाना नहीं लगाया। हम तो 5 साल पूछते रहे मुख्यमंत्री जी कम से कम बिजली के कारखाने का नाम बता दो। बताओ, नाम भी नहीं बता पाए तो उनसे क्या उम्मीद करोगे कि सस्ती बिजली देंगे? ये जो बिजली के कारखाने बड़े बड़े लगे हैं, ये नेताजी ने लगाए या पिछली 5 साल की सरकार समाजवादियों ने लगाए? भारतीय जनता पार्टी ने कोई बिजली का कारखाना नहीं लगाया। और अब कितने घंटे बिजली आ रही है बताओ पहले? हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के गांव वाले लोगों बताओ कितनी बिजली आ रही है आपकी? उमरदा में कितनी आ रही बिजली? 1 घंटा ज्यादा, 2 यहां आ रही, 3 घंटे वहां। हसेरन कितनी आ रही है बिजली? तुम्हारी भी उमरदा के बराबर 3 घंटे, तो बहुत आ रही बिजली इतनी। तो बताओ, ये तो लखनऊ में बैठकर कह रहे 24 घंटे बिजली देते हैं हम। हमारे पत्रकार साथियों बताओ, लखनऊ से आप आए हो, क्या हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं कहते कि 24 घंटे बिजली दे रहे हैं? और यहां कितने घंटे आ रही है? और आपने उनका भाषण सुना होगा
जब हम कन्नौज के लिए इत्र पार्क बना रहे थे तो वो कह रहे थे कि आप गोबर पार्क बना लो। बताओ, जो सरकार गोबर की बात करती है उससे क्या उम्मीद करोगे आप? क्या उम्मीद करोगे उससे? हम कह रहे कन्नौज की पहचान इत्र है, वो कह रहे कन्नौज की पहचान गोबर है। क्या आपने सुना था भाषण के नहीं सुना था? सदन में कह रहे, हमने कहा इत्र हमारी पहचान है, वो कह रहे कन्नौज की पहचान गोबर है। अब पता नहीं कहां गोबर कारखाना लग रहा है, कहां लग रहा है गोबर कारखाना, बताओ हमें। और अगर गोबर चाहिए ही आपको तो हमारे समाजवादियों के सबके यहाँ जानवर हैं। कोई घर है ऐसा जहां पर गाय भैंस ना हो? और ये उमरदा वाले जानते होंगे ये बात गोबर और गाय भैंस की, इसलिए मैं कर रहा हूं। जब समाजवादी सरकार थी तो मैंने कहा था कि गाय मां की सेवा के लिए और गाय के दूध को बढ़ाने के लिए उमरदा के कारखाना जो लग रहा है दूध का, जो डेयरी का प्लांट लगा है, हमारी सरकार बनेगी तो गाय के दूध को 4 रुपए महंगा खरीदने का काम समाजवादी लोग करेंगे। बताओ, मैंने कहा था कि नहीं कहा था? और प्लांट भी लगवा दिया था, प्लांट भी लगवा दिया था। जब तक गाय के दूध की आप कीमत नहीं दोगे और गाय की सेवा के लिए पैसा नहीं दोगे, तब तक बताओ गाय संरक्षण कैसे करेगी? ये केवल गाय को वोट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो कारखाना लगा भी था, डेयरी का प्लांट लगा था, वो भी अभी अच्छे हालत में नहीं चल रहा जिस हालत में चलना चाहिए। और दूध किसी का नहीं खरीदा जा रहा है। दूध अगर किसी का खरीदा जा रहा हो तो बता दो। हमें तो लग रहा है कि लखनऊ में जिस तरीके से गुजरात का दूध आ रहा है अमूल के प्लांट में, हो सकता है यहां के भी प्लांट में कहीं बाहर का दूध आ रहा हो, कहीं बाहर से दूध ला रहे हों, क्योंकि हमारे किसानों का दूध नहीं खरीद रहे लोग। तो अगर वो प्लांट लग गया होता हो, मंडी बन गई होती, तो बताओ लाभ आपको मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? और हर साल फौज में भर्ती होती, पीएससी पुलिस में भर्ती होती, तो बताओ खुशहाल क्षेत्र होता कि नहीं होता? ये तो केवल सड़क बनी थी, इस पे मंडी बन रही थी और हम कारखाने ला रहे थे जिससे हमारे लोगों को रोजगार और नौकरी मिल जाती। जितनी सड़क समाजवादियों ने बनाई उससे आगे ये सड़क नहीं बना पाई। और जितना मेडिकल कॉलेज बनाया उतना ही चल रहा है, उसके आगे नहीं चल पाया। अभी जब मैं मेडिकल कॉलेज देखने गया तो वहां पाया कुत्ते घूम रहे हैं वहां पर, पूरे मेडिकल कॉलेज में कुत्ते ही कुत्ते। जहां पर कैंसर का इलाज होना था वहां पर कुत्ते, और जहां पर दिल का इलाज होना था गंभीर बीमारी का, जब मैं पहुंचा तो वहां ताला लगा हुआ था। जैसे ही वहां कर्मचारियों ने देखा तो वो भागे और चाबी लेकर के आए, तब जाकर के अस्पताल खुलाया। इसलिए हम कहना चाहते हैं, फ्री राशन पाने वालों, अगर तुम्हारा राशन से पेट भी खराब हो जाएगा तो बताओ दवाई महंगी खरीदनी पड़ेगी कि नहीं करेगी? आपको राशन तो दे दिया फ्री, लेकिन जब बीमार हो जाओगे तो आपकी बीमारी को दूर करने के लिए आपको दवाई महंगी खरीदनी पड़ेगी। फोन करते रहोगे एम्बुलेंस नहीं आएगी, मेडिकल कॉलेज चले जाओगे तो डॉक्टर नहीं मिलेगा, अगर ऑपरेशन का टाइम आएगा तो तुम्हें 1 महीना 2 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। और ये नौजवानों को कह के जा रहा हूं, बीजेपी की सरकार आएगी तो बड़े बड़े सेठों को फायदा पहुंचाएगी, आपके भविष्य के बारे में नहीं चिंता करेगी। इसलिए जहां आज हम स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहे हैं, जहां उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने काकोरी बिस्मिल के नेतृत्व में जिस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ी थी, और 1942 में जो जंग छेड़ी जिसके परिणाम ये कि आजादी मिल गई हमको, जितनी खुशी से हम 15 अगस्त मनाते हैं उससे ज्यादा खुशी से हम लोगों को 9 अगस्त भी मनाना चाहिए। इसलिए 9 अगस्त के दिन हम आपको बधाई और मुबारकबाद देने आए हैं और अपने समाजवादियों से कहेंगे
हम अपने समाजवादियों से कहेंगे कि हर समस्या का रास्ता राजनीति से निकलता है। अगर आपके लोग बैठे होंगे तो आपके लिए सोचेंगे। अगर गरीब और किसान की सरकार होगी तो गरीब और किसान के लिए काम होगा। समाजवादियों की सरकार नहीं आती तो बताओ ऐसी शानदार सड़क बन पाती क्या? ऐसा मेडिकल कॉलेज क्या बन पाता? क्या ऐसी एम्बुलेंस और पुलिस को 100 नंबर दे पाता कोई? और वही योजना जो हम अपनी माताओं बहनों के अकाउंट में 500 रुपए भेजते थे, ये किसानों को 500 रुपए भेज रहे हैं। बताइए, वही योजना तो है, कोई नई योजना तो है नहीं। हमारी माताओं बहनों से पैसा छीन लिया और 500 रुपया महीना किसानों को मिल रहा है। ये 2000 के चक्कर में तो नहीं गड़बड़ हो रहा कुछ? इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। मैंने जब झुआ गांव के बोर्ड देखे बूथ पर तो 6 वोट बीजेपी को मिल गए। अगली बार 6 वोट भी बीजेपी को नहीं मिलने चाहिए। जब समाजवादी सरकार थी तो काम भी हो रहा था, विकास भी हो रहा था, मदद भी हो रही थी। और ये तो शहरों में बनता ये प्लांट जो पानी का, ये जो पानी का प्लांट लगा है, बड़े बड़े लोग अपने घरों में रहते हैं जो शहरों में, वो आरओ की मशीन खरीद करके लाते हैं तब किचन में लगाते हैं। आपके अपने लोग भी रिश्तेदार अगर कोई होगा जो शहर में रह रहा होगा, उसके घर में मशीन लगी होगी पानी की, तभी पानी पीते हैं जब मशीन से निकालते हैं। बताओ, वो बिजली से चलने वाला, सोलर से चलने वाला बढ़िया लगाया, आरओ प्लांट के नहीं लगाया आपके लिए। जब तक समाजवादी सरकार थी तो शुद्ध पानी मिल रहा था उससे। जैसे ही समाजवादी सरकार गई, बताओ आरओ प्लांट बंद हो गया कि नहीं बंद हो गया? अभी तो किताबें छीनी हैं, तुम्हारी पढ़ाई भी छिन जाएगी। यही जगाने हम लाए हैं आपको। ये प्राइमरी स्कूल में क्या किताबें नहीं भेज पाई सरकार? और लखनऊ में तो कहते हैं हमने सबको किताबें भेज दी हैं। और दोपहर का खाना कितने दिन से बंद है? और आपकी सरकार होती तो हम लगवा रहे थे, कन्नौज में किचन बनवा रहे थे। जैसे लखनऊ में एक बड़ा किचन बनवाया है जिसमें लगभग 2 लाख बच्चों को खाना मिलता है और किसी रसोइया की नौकरी नहीं ली, जो कर्मचारी है उसकी नौकरी नहीं ली गई। हमने एक बहुत बड़ी किचन बना करके तैयार की, उसमें 2 लाख बच्चों को खाना मिलता है। वही कार्यक्रम अभी बनारस में शुरू किया प्रधानमंत्री, वो समाजवादियों की देन थी, समाजवादी पार्टी ने बनाया था। कन्नौज में भी बन जाता, जिससे यहां के लाखों बच्चों को समय पर गर्म खाना मिल जाता, दाल मिल जाती, सब्जी मिल जाती, उन्हें स्कूल में नहीं बनाना पड़ता। समाजवादी सरकार थी तो बर्तन भी दे रहे थे, बैग भी दे रहे थे, और हफ्ते में एक दिन दूध और एक दिन फल भी मिल रहा था। बताओ, फल मिला है बच्चों को कि हफ्ते में एक दिन नहीं मिला? और दूध गर्म दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं? सोचिए, सब व्यवस्था खराब कर दी। जो लोग व्यवस्था खराब कर रहे हैं उनको सबक सिखाने का काम करना, सबक सिखाना उनको। मुझे खुशी है कि जहां हमें यहाँ के लोगों से मिलने का मौका मिला, वहीं हमें अपने पुराने लोग भी दिखाई दे रहे हैं। ये सही बात है कि जितनी बड़ी राजनीति हो जाती है उतनी दूरी बढ़ जाती है, क्योंकि उतना हम लोग समय नहीं दे पा रहे जितना समय दे सकते थे सांसद के रूप में या और दूसरे रूप में। क्योंकि जब बड़ी राजनीति में उलझ जाएंगे तो हम लोग आपसे दूर से ही मदद मांगेंगे। इसलिए आज हम आपसे कह के जा रहे हैं, अभी बगल के गांव में मुझे एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता मिला, उसने कहा कि बताओ गांव में कोई वोट मांगने नहीं आता है। तो ये तो हम स्वीकार करते हैं कि हमारे लोग कोई वोट मांगने सही तरीके से नहीं गए, मनाने नहीं गए, समझाने नहीं गए। और अगर समझाने गए होते तो कभी भी कन्नौज हम लोग हार नहीं सकते हैं।
इसलिए हम अपने बुजुर्गों से और नौजवानों से कह के जा रहे हैं, हम आपसे 24 के लिए और 27 के लिए आज ही वोट मांग के जा रहे हैं। बताओ 24 और 27 के लिए वोट मांग लें आज के नहीं मांगे? क्योंकि हमें और आपको 24 की और 27 की तैयारी करनी है। 24 और 27 हमें याद आ रहा है बमूल पेड़ देख करके, कभी इस इलाके में आने के लिए बमूल के दर्शन होते थे। और जिन लोगों ने हमें पहला चुनाव लड़ाया है, ये तो अध्यक्ष से विधानसभा के पीछे भी खड़े प्रमुख जी और सब लोग, इनके पिताजी चुनाव लड़ाए थे। होरीलाल जी भी थे उस समय जब पहला चुनाव हम लड़े थे, याद करो, होरीलाल जी थे। तो जब इधर आते थे तो बताओ कितने बमूल थे, आपके गांव नहीं दिखाई देते थे। जब तक गाड़ी पे निशान नहीं पड़ जाएं, तब तक नहीं पता लगता था कि कहां जा रहे हो। और जब गाड़ी पे निशान लग जाते तब पता लगता था कि हाँ ये झुआ गांव होकर के आए हो लगता है, या जनखत के आसपास गए हो, उमरन गए हो। वही याद दिला दी। अब कोई गाड़ी आई होगी तो उसमें निशान जरूर पड़ गए होंगे बमूल के। और इसीलिए हम बड़ी वाली गाड़ी लेके आए कि अगर हमारी छोटी गाड़ी पे निशान नहीं पड़ेंगे तो बड़ी गाड़ी में पड़ेंगे निशान। इसलिए हम, चलो वो कोई बात नहीं, जिला पंचायत वाले वो थोड़ा पैसे के चक्कर में जाते हैं, अरे वो कोई बात नहीं। इस बार वोट मिला हम लोगों को, अच्छा वोट मिला, 2-4 गड़बड़ कर गए, कुछ पैसे के चक्कर में गड़बड़ कर गए। इसलिए उन बातों में मत उलझो। अब ये बड़ी लड़ाई है और बड़ी लड़ाई के लिए हम लोगों को बहुत सी चीजें भूलनी पड़ेंगी। इसलिए आज हम आपसे अपील करके जा रहे हैं, जहां हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जब कभी हमें मौका मिलेगा, जिस तरीके से ये सड़क आपने देखी है, देश में इकलौती ऐसी सड़क है, समाजवादियों की सरकार बनेगी तो आपके झुआ गांव और आसपास की भी तस्वीर ऐसी बदल देंगे जैसे देश में कहीं ऐसा नहीं होगा जैसा आपको। चाहे सरकार का कितना भी पैसा लगाना पड़ जाए, इसलिए हम लोग मदद करेंगे। लेकिन आप लोग भी समाजवादी पार्टी का सदस्य बनिए। समाजवादी पार्टी कैसे मजबूत हो उसकी दिशा में सोचिए, क्योंकि असली रास्ता राजनीति से निकलता है, राजनीति से ही रास्ता निकलता है। इसलिए एक बार फिर हम अपने सभी सेनानियों को याद करते हुए, उनका सम्मान करते हुए, उनकी याद में अगर कोई बड़ा काम करना पड़ेगा तो हम लोग इसी गांव में करके दिखाएंगे। और साथ ही साथ हम अपने सभी समाजवादी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं, अपनी माताओं बहनों का भी, उपस्थित सभी लोगों का, कि जिन्होंने इस कार्यक्रम में आकर के स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान बढ़ाया है, वहीं इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आपको आज के लिए, बहुत बहुत बधाई।